टीजीएल टॉक्स में मैं लखन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। टीजीएल टॉक्स जहाँ हम करते हैं हर बार एक नए मेहमान से बात। ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान जो अपना परिचय खुद देगी अपने कविता के माध्यम से। कभी गिरती कभी संभलती हूँ, कभी शांत तो कभी बिगड़ती हूँ, मैं ऋचा हूँ, कविताओं में मिलती हूँ। ऋचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीजीएल टॉक्स में। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, मिमिक्री भी कर लेती हैं और आप काफ़ी अच्छी पोएट्री भी लिखती है। तो मतलब इतना सारा टैलेंट, मतलब कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई? और पहले तो आपका स्वागत है, तो टीजीएल स्टूडियोज़ के बारे में कुछ बताइए आप। टीजीएल स्टूडियोज़ एकदम अलग एक्सपीरियंस है। ऑरा बहुत अच्छा है एक आर्टिस्ट के लिए। मतलब यहाँ बैठते ही आपको आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो मतलब एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा ऑरा है। तो ये स्पेस मतलब आपको अच्छी लगी, तो इसलिए आपको बुलाया गया है कि मतलब आप बता सकें, क्योंकि अब तक काफ़ी पॉडकास्ट हो चुके हैं, सब लोग देख रहे हैं, बट एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मतलब तो मैं फिल्म मेकिंग से ही मतलब हूँ, डायरेक्शन और ये सब चीज़ें करता हूँ। और अब अपन ये नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं टीजीएल टॉक्स, मतलब अब तो काफ़ी एपिसोड हो चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा आप इतने चीज़ें जो कर लेती हैं वो कैसे मुमकिन है, और मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग जर्नी कैसी रही है वो बताइए। एक्चुअली मुझे बचपन से कोई खास शौक नहीं था कि मैं पोएट्रीज लिखूं या मैं कुछ भी लिखूं। बचपन से बस नॉर्मल जैसे थी वैसे थी। फिर एक इंसिडेंट हुआ कि हमारी स्कूल, मतलब मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, तो हमारी स्कूल में बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। तो उस टाइम पे ये था कि इंटरनेट होता नहीं था, एक पोएट्री कंपटीशन था और हमें बोला गया कि आपको लास्ट जो 8 पीरियड्स होते हैं, तो 8 पीरियड थे, तो लास्ट में जो लास्ट वाला पीरियड होगा उसमें आपको एक पोएट्री सुनानी है। अच्छा, ठीक है। अब वो कंपटीशन था, कंपटीशन के लिए लिखना था। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं लिख भी नहीं रही थी। मेरी फ्रेंड थी जो बेस्ट फ्रेंड, उसने बोला कि मुझे लेना ही है पार्टिसिपेट, मुझे लेना ही है। हमने कंप्यूटर लैब छान मारा, इंटरनेट ढूंढा, नहीं मिला। फिर लास्ट ऑप्शन यही था कि हम दोनों बैठ के लिख लें। अब उसने मुझे पेन दिया और बोला मम्मी पापा पे पोएट्री लिख दे। तो मैंने जो पहली पोएट्री लिखी वो 5 लाइन की थी, मम्मी पापा पे। मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ मम्मी पापा पे थी। वो थोड़ी मुझे अच्छी लगी लिखने के बाद, तो उसका सिलेक्शन तो हो गया था। उसके बाद मैंने वो पोएट्री घर पे ले जाके अपनी मम्मी को दिखाई। तो मेरी मम्मी क्या है, बचपन से ही, मतलब जब मैं बचपन से देख रही हूँ, वो भजन लिखती है। अच्छा। तो वो भजन लिखती है, तो उन्होंने बोला कि तू भी इसमें पार्टिसिपेट कर, तू एक पोएट्री लिख के लेके जा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे भी मजा आने लग गया क्योंकि एक बार अच्छी हो गई। तो फिर मैंने कन्या भ्रूण हत्या वाले बहुत सारे आर्टिकल्स उस टाइम न्यूज़पेपर में आ रहे थे, उस टाइम चल रहा था, मतलब काफी कुछ। ये तो कौन से टाइम की बात है? मतलब मैं 8th क्लास में थी, काइंड ऑफ 2011 या 12 के आसपास। 2011 में। तो कन्या भ्रूण हत्या के बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे। तब मैंने उसी टॉपिक को उठा लिया और उस पर पोएम लिखी। उसकी कुछ लाइंस मुझे याद है। उसका नाम था, ये ज़माने की कैसी हवा चली, बेरहमी से कुचल दी जाती है एक नन्ही कोमल कली। तो वो पूरी पोएट्री लिखी, उसमें मम्मी ने मेरी हेल्प की। फिर मैंने जाके वो बोला, फिर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत तारीफ़ें मिली। फिर तारीफ़ों का शौक किसको नहीं है, मैं तो बहुत बड़ी अटेंशन सीकर हूँ। तो वो तारीफ़ें बटोरने के लिए मैं लिखती गई। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मन में कोई चीज़ रह जाती है ना, तो वो मैं लिख लेती हूँ। तो जैसा कि आपने बताया ऋचा कि आपकी शुरुआत स्कूल से एक फ्रेंड ने मतलब एक पुश दिया आपको। हाँ। उस फ्रेंड का नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी। तो साक्षी, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रही हैं तो प्लीज़ ये आपके लिए थम्स अप है कि आपने इनको इस फील्ड में मतलब हेल्प करी। और इनिशियल स्टेज में जो लोग हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, तो जो भी बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एक दूसरे को टैग कीजिए। हाँ, तो साक्षी के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? हाँ, बहुत चुलबुली सी लड़की थी। थी मतलब पहले चुलबुली थी, बाद में तो मैच्योरिटी आई जाती है। हाँ जी। बट ये था कि वो जब खाना लेके आती थी और उसका खाना भी बच जाता था ना, तो वो खाना भी मुझे खिला देती थी, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत डांटती थी खाने के टाइम पे। हाँ जी। तो मतलब हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है और बेस्ट फ्रेंड्स थे। सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते थे, सारे कांड एक दूसरे के साथ करते थे। तो हाँ, मतलब बहनों की तरह थे। तो कोई मिस्टीरियस या मिस्चीवियस हरकत आपने कुछ की हो स्कूल डेज में साक्षी के साथ? हम लोगों ने मिलके ना दिवाली के टाइम पे बम फोड़ा था
वो तो सभी washroom में। बच्चों में मेरे को लग और रहा है फोड़ा सबसे होगा। बड़ी हाँ बात जी। ये हुई थी कि मुझे ही उसके लिए बुलाया गया और बोला गया टीचर्स ने कि तुम पता लगाओ कि बॉम्ब किसने फोड़ा है। और दूसरी टीचर ने बोला इसी ने फोड़ा हो तो वो लोग ना मेरी शक्ल को देख के ऐसे सोचते थे बहुत इनोसेंट सी लड़की है, तो दूसरी टीचर ने बोला कि नहीं 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 ये नहीं फोड़ सकती। तो ये तो चोर को ही पुलिस बना दिया है, मतलब कि ढूंढो खुद को ही अब है। तो ऐसा मतलब सीन हुआ है आपके साथ काफी। और ये मतलब बॉम्ब फोड़ने वाली हरकत तो बहुत बच्चों ने की है, हाँ। सबने ही की है, मतलब सब लोग इंटर मतलब वो चीज करनी नहीं चाहिए गाइस, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट सबने की है बचपन में। एग्जैक्टली क्योंकि हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल हो सकता है बहुत ज्यादा। तो साक्षी के बारे में बात हो चुकी है, आपकी मदर के बारे में आप बता रही थी अभी थोड़ा कुछ कि वो भजन लिखती है, तो वो किस टाइप के भजन, या आपको सुनाना चाहे तो? जैसे आई डोंट थिंक कि अभी मुझे कुछ याद होगा, बट हाँ वो नॉर्मली भजन मंडली में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हाँ जी। तो भजन वगैरह नए नए लिखती रहती है, एक से बोर हो गई 10 जगह गाया, एक से बोर हो गई फिर नया लिख दिया, फिर 10 जगह गाया, फिर बोर हो गई, तो ऐसा करती रहती ठीक है, तो है। वो आपको ज्यादातर ना माता रानी हाँ। के भजन लिखती है। ठीक है, आपको उस तरफ पुश नहीं करते। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने पोएट्री बताई, हाँ वो पोएट्री अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो? हाँ, तो मुझे उसकी कुछ लाइंस याद हैं हाँ अभी जी। भी। ये जमाने की कैसी हवा चली, बेरहमी से कुचल दी जाती है एक नन्ही कोमल कली। क्या आपको नहीं लगता हर साल दम तोड़ देती है कई नन्ही सी जान, या तुड़वा देते हैं हैवान। क्यों नहीं जागता इंसान, भूल गए दुर्गा भी कन्या ही थी, फिर क्यों उसे कहा जाता है भगवान। भूल गए सानिया मिर्जा साइना नेहवाल, जिन्होंने किया बुलंद अपने देश का नाम, कड़ी मेहनत कड़े परिश्रम से किया अपना हर काम। तो इसके आगे कि मैं थोड़ा नहीं नहीं, बहुत blur हो बढ़िया, गई। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने जो बात कही, जो पोएट्री लिखी है और इतना कुछ, तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग आज इतने लोग बात कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब वो लोग जानना चाहेंगे। देखो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप बार बार ये बोल रहे हैं कि वुमेन आर नॉट येट एम्पावर्ड। तो मैनिफेस्टेशन एक चीज होती है, हम जो बोलते हैं वो होता है। तो जब तक बात वुमेन एम्पावरमेंट पे होगी ना, तब तक वुमेन वीक फील करेगी कि हाँ मुझे एम्पावर्ड होना है, यानी मैं कहीं ना कहीं बैक स्टेज पे हूँ अभी। तो आई डोंट थिंक कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए। वुमेन शुड नो कि उनको खुद को कैसे ट्रीट करवाना है। उनको पता होना चाहिए कि दे डोंट नीड दैट एम्पावरमेंट नाउ, दे आर एम्पावर्ड। तो मतलब यही व्यूज है मेरे वुमेन एम्पावरमेंट में कि जब तक आप ये बोलना बंद नहीं करेंगे ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, तब तक तो वुमेन एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता। काफी अच्छी बात ये आपने कही कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो वर्ड रह गया है सिर्फ, लेकिन अब लोगों को चांस मिल रहा है, गर्ल्स को मतलब वुमेन्स को बहुत चांस मिल रहा है चीज़ों को लेकर। हाँ। एक मेरे जहन में एक टॉपिक आ रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट से थोड़ा सा अलग जाके थोड़ा सा ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ क्या लड़कों के लिए है कि लड़कियों के लिए है? मतलब आई डोंट गेट इट कि दोनों चीज़ें, जब इक्वालिटी की बात हो ही रही है तो फिर इसमें आपकी क्या उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में जाना चाहूँगा। आई थिंक जो डोमेस्टिक वायलेंस के सारे एक्ट्स हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बने हैं कि पहले डाउरी के लिए या किसी भी वजह से जो महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता था, अभी भी होता है। तो पहले जो वुमेन पे अत्याचार होता था, अभी भी होता है, पुरुष प्रधान सोसाइटी अभी भी है, मैं इसके लिए भी मना नहीं करती। लेकिन आप वुमेन को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, इससे इसकी जगह आप कर दो ह्यूमन एम्पावरमेंट। हाँ जी। जैसे एनिमल राइट्स होते हैं वैसे ह्यूमन राइट्स हैं। वाई वुमेन राइट्स अलग से, और फिर मेन राइट्स क्यों नहीं है कि मेन स्ट्रेस नहीं है क्या सोसाइटी में, मेन को दबाया नहीं जा रहा, उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा। इवन कई केसेस तो रेप के भी हैं, एसिड अटैक्स के भी हैं, जिसमें मैन विक्टिम है। डोमेस्टिक वायलेंस में भी मैन विक्टिम है। देयर इज एन एग्जांपल जहां मैंने देखा है खुद कि एक लेडी है, वो अपने हस्बैंड को बहुत बुरी तरह मारती है और आसपास के लोग उस पर यही रिएक्ट करते हैं कि देख अपनी बीवी से पिट रहा है। आई थिंक वो ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड फील करता होगा, क्योंकि उस पर सच में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन वो जाके ये केस नहीं कर सकता पुलिस में कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं है। एक मैन वुमेन के अगेंस्ट केस ही नहीं कर सकता फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। तो एम्पावरमेंट फॉर वुमेन ओनली, नॉट मैन। बाय ये काफ़ी अच्छी बात आपने कही, और आप कह रही हैं तो मतलब कुछ सोच समझ के ही आपने बोला होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम बात डिबेट करना चाहेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा।
लेकिन आपका जो सोचने का तरीका है, काश वो हर लोग सोच पाए और एक इक्वालिटी दोनों बेस में बन सके। थोड़ा सा माहौल मेरे को लग रहा है सीरियस हो गया है, मतलब जितनी हमको कहना चाहिए था लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, कमेंट में प्लीज़ बताएंगे वो लोग भी। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे आना चाहूँगा कि जैसे आपकी जो कॉलेज लाइफ थी हाँ। वो कैसी रही है, मतलब आपने कैसे वो जर्नी, आपने स्कूल तक आपने सुना कि आपका ऐसा ऐसा स्टार्टिंग हुई, जो आपकी राइटिंग थी वो सब चीज़ थी, पोइट्री लिखना जो चालू हुआ, वो जर्नी कहाँ कंटिन्यू, हम उस पर वापस आना चाहेंगे। तो जब मैं कॉलेज में गई तो मैं बैचलर इन कॉमर्स किया मैंने, और कॉलेज में जाने के बाद थोड़े दिन मेरी पढ़ाई हुई, उसके बाद फिर से वही कल्चरल एक्टिविटीज आ गई। तो एक एनएसएस चीज, एनएसएस होता है नेशनल सर्विस स्कीम, हाँ जी। उसमें आप एनरोल कर सकते हो खुद को। तो आई वॉज नॉट एनरोल्ड इन दैट, बट स्टिल मैं वहां पहुंच जाती थी। अच्छा। हमारे कॉलेज में एक डिवीजन था डम एंड डेफ्स का, तो वो लोग भी मुझसे बात करते थे इशारों में। हाँ जी। वो लोग भी बहुत सारी चीजें परफॉर्म, इवन डांस करते थे, जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा, जो बोल नहीं पा रहे, जो उन रिदम को शायद सुन भी नहीं पा रहे होंगे, वो उस पर डांस करके दिखा रहे हैं। सो बहुत लाइवली माहौल था मेरे कॉलेज का। और 2 साल मैंने स्ट्रीट प्लेस वगैरह किए हाँ जी। वहाँ पे एनएसएस के अंडर, जिसमें हम अवेयरनेस वगैरह करते थे। उसके बाद कोविड आ गया, बट स्टिल कोविड में भी हमें बुलाया गया। हम लोग कोविड पे ही फिर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे, जिसमें हमने कलेक्ट्रेट वगैरह, बहुत सारे क्राउडेड प्लेसेस जो थी जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठी करते थे भीड़ उस टाइम, तो हमने उनको अवेयरनेस के लिए बहुत सारे स्ट्रीट प्लेस किए आपने अलग अलग। तो ये स्ट्रीट प्लेस बेसिकली आप लोग कहाँ करते थे? जैसे जहाँ पे भी लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करते हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी होती है उस हाँ सर्कल जी, पे। हाँ जी। उसके बाद जवाहर सर्किल, और जो फेमस प्लेसेस है जहाँ लोग फालतू में टाइम पास के लिए चले जाते हैं, हाँ, बिना तो किसी मतलब काम आप के वहाँ। अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों हाँ। तक, आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि यहाँ भी। कोविड में तो एटलीस्ट डोंट डू दिस। सही बात है। तो गाइज अगर आपने स्ट्रीट प्लेस देखे हैं, कुछ अवेयरनेस आपको मिली है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी से रिचा हम कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को लेकर, कि जो आपने बताया कि कॉलेज में आपने ये सब चीज़ें की, तो वहीं से आपका राइटिंग और ये पैशन ऑफ एक्टिंग वहीं से स्टार्ट हुआ। और एक सोशल वर्क भी मैं कहूँगा आपने इसको एक कॉज से जोड़ दिया। हाँ। जो लोग भटक रहे थे कहीं ना कहीं इधर उधर, वो चीज़ आपने एक सोशल कॉज से जोड़ दी है और आप एक अवेयरनेस भी फैला रही है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो इसमें आपको इंटरेस्ट करने के बाद आपने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए इस चीज़ को लेकर? चीज़ को लेकर सबसे पहले तो वहाँ ना जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, तो वहाँ से मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट कर दी। ओके। मतलब वहाँ से मैं प्लेस भी खुद लिखने लगी, और स्क्रिप्ट भी ऐसे नहीं लिखी। उन्होंने बोला कि 1 घंटे में आप रेडी कर लो, कल हम लोग जाके सीधा कर देंगे। तो 1 घंटे में 20 लोगों को वो पूरा डायरेक्ट करना और स्क्रिप्ट लिखना। अच्छा, वो सब आप कर रही थी? सब कुछ इम्प्रोवाइज्ड हुआ, मतलब साथ के साथ तुम ये करो, आके तुम ये बोलो, और स्क्रिप्ट तैयार होगी। अच्छा, तो मतलब ऐसे हमने पूरा ऑन स्पॉट। तो वो ट्रेनिंग मतलब जो तुम्हारा चल रहा था उस टाइम? हाँ। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं ये भी कर सकती हूँ। उसके बाद फिर एक्टिंग कुछ ऐसा था कि मुझे बहुत मजा आता था। एक बार हम फिर गोनेर भी गए थे गांव वालों को अवेयरनेस करने, तो मतलब मुझे वहां कुछ मिल नहीं रहा था, कोई पेमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। इवन रिस्क थी हम लोगों के लिए कि हम कोविड में ऐसे घूम रहे हैं। हमारे पेरेंट्स भी बहुत मना करते थे, लेकिन लगता था कि नहीं, मुझे तो ये करना है। मजा आता था उस चीज में। तो उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं अभी? हाँ। एक हमारी जो ऑफ कैमरा बात हुई थी, आपने ऑफिस में कुछ लोगों को मिमिक्री करके दिखाई थी, मतलब मुझे तो दिखाई थी, तो अगर वो दर्शकों तक पहुंच सके तो काफी कुछ अच्छा लगेगा। तो कुछ करके दिखाइए प्लीज, मतलब जो भी आपको कैरेक्टर, आपका फेवरेट कैरेक्टर हो कोई। तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है शिनचैन, क्योंकि वो बहुत मिस्चीवियस है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है। तो हाँ। अरे मॉम, मैं शीरो को वर्क पे लेके जा रहा हूँ। तो ये उसकी एक बहुत फेमस लाइन है, और वो बोलता है, मॉम मैं स्कूल से आ गया हूँ, मॉम एक्शन कैमन। तो ये मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर था, इसी को देख के मैं बड़ी हुई। मतलब काफी कुछ सिमिलैरिटीज, मतलब मैंने तो अगर सुनेगा कोई आंखें बंद करके तो उसको समझ में आएगा कि हाँ बहुत ज्यादा मैच हो रही है आपकी आवाज से। इसी पे मतलब और किसकी, आपका कोई और कैरेक्टर हो कुछ चीज का? और तो बहुत फेमस डोरेमोन और नोबिता है। हाँ, तो वो कुछ नोबिता ऐसे हर बार आके करता है,
ए डोरेमोन प्लीज मुझे अपना गैजेट दो ना डोरेमोन, सुनियो ने मुझे बहुत मारा, जियान भी उसके साथ था डोरेमोन, मेरे को होमवर्क भी करना है डोरेमोन, प्लीज डोरेमोन मुझे अपना गैजेट दो ना। नहीं नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम हर बार आके गैजेट गैजेट मांगते हो, इस बार मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा। डोरेमोन प्लीज, मैं तुम्हें डोरा केक खिलाऊंगा। नोबिता, तुम हमेशा मुझे इमोशनल कर देते हो, ठीक है 2 डोरा केक्स लूंगा और उसके बदले में ये गैजेट है। काफी अच्छा है। मतलब लोग देख रहे हैं, मतलब अगर उनको डोरेमोन और सिंचन, मतलब हमने तो बहुत देखा है खैर, और अभी भी देखते ही हैं, मतलब अभी हाँ। मतलब बचपन तो जिंदा ही रहना चाहिए हर किसी का, बच्चा जो है। तो लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो डोरेमोन और सिंचन है, आप जब कार्टून्स देखते हैं तो क्या सीखते हैं, और क्या मतलब सीखते क्या, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या कुछ बुरा लगा तो कमेंट में प्लीज बताइए कि और कौन से रिचा से हम मिमिक्री करवाएंगे अगली बार इनको बुला के। तो वो कौन सा कैरेक्टर आप देखना चाहेंगे, मतलब बेसिकली रिचा यस, प्रिपेयर करके आएगी, मतलब वो काफी अच्छी आर्टिस्ट है तो वो प्रिपेयर करेंगी और आप तक पहुंचाया जाएगा। जरूर हम लोग करेंगे। तो जब हमने राइटिंग की बात की, चीज़ें की, आपने अब तक जो चीज़ें करी है उसमें कोई फेमस आपकी पोएट्री जो आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये मेरे दिल के सबसे करीब है? मतलब हर फेज में मैंने कहा ना, मैं पहले तो तारीफ के लिए लिखती थी, धीरे धीरे मैं वो चीजें लिखने लगी जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, काइंड ऑफ जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, जो अपनी बातें अंदर ही रख लेते हैं, तो फिर वो मैं पेपर पे उतार देती हूँ ताकि वो चीज मेरे लिए ट्रॉमा ना बन जाए। तो मैंने मतलब नहीं, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट इंट्रोवर्ट आपने जैसे कहा कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और ऊपर से आप स्ट्रीट प्लेज और ये सब चीज़ें, ये काफ़ी मतलब एक्सप्लोर वाली चीज़ें हैं। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट लोगों को टर्म्स आज भी क्लियर नहीं है, तो वो चीज़ आप कैसा अपने आप को पोर्ट्रे करती है? जैसे आपने अभी बोला कि आप स्ट्रीट प्ले कर रही हैं तो वो एक्सट्रोवर्ट वाला हो गया, बाकी नहीं मैं वो नहीं कर रहा, डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, बट ठीक है, मैं एक जनरल माइंडसेट होता है हाँ, लोगों एक का। जनरल माइंडसेट यही होता है लोगों का कि जो इंट्रोवर्ट है ना वो बहुत डरा डरा सहमा सहमा रहेगा, वो बोल नहीं पाएगा, एक्सट्रोवर्ट जो है वो कुछ भी बोल लेगा। तो कोई भी एक पर्सनालिटी होती है, जैसे अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती है, वैसे हर पर्सनालिटी में इंट्रोवर्जन होता है, एक्सट्रोवर्जन होता है। मुझ में 54% इंट्रोवर्जन है एंड दी रिमेनिंग इज एक्सट्रोवर्जन। तो हमने कैलकुलेट किया है। हाँ, इस चीज के लिए मैंने जैसे ह्यूमन रिसोर्स में पीजीडीएम अच्छा। किया है, तो उस टाइम मैंने ये सब पढ़ा, टेक्निकल टर्म्स पढ़े कि ये सब कैसे पता लगाया जाता है, तब मैंने वो पता लगाया। वरना पहले मैं सोचती थी कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि मैं बोल लेती थी, डरती नहीं थी, स्टेज फियर नहीं था कभी, तो मुझे लगता था मैं पैदाइशी एक्सट्रोवर्ट हूँ। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो नहीं, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। क्योंकि जो सबसे अच्छे राइटर्स भी हुए हैं आज तक, बड़े बड़े, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी आप बोल सकते हैं, वो सारे इंट्रोवर्ट्स हुए हैं। तो ज्यादातर जो लिखने वाले काम करते हैं वो इंट्रोवर्ट्स करते हैं, बोलने वाला काम एक्सट्रोवर्ट्स करते हैं। लेकिन इसमें एक जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होता है कि जब भी अगर आप भीड़ में ज्यादा देर रहते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ में लोगों के साथ रहते हुए आप एग्जॉस्टेड फील करने लग जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि आप इंट्रोवर्ट हो। अच्छा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप में सोशल स्किल्स नहीं है। सोशल स्किल्स नहीं है, मतलब वो तो है ही, बट उसको उन जो भी वो लोग हैं उनको ज्यादा एक्सप्लोर क्या मतलब एक्सपोज होने का वो नहीं, इनके लिए शौक ना नहीं। बहुत सारे सर्वेज वगैरह बनाए गए हैं, तो सबसे बेस्ट है एक 16 पर्सनालिटी करके एक सर्वे है, आपको गूगल पे में मिल जाएगा। आप वो सर्वे में 100 क्वेश्चंस होंगे, वो आप भरिए, उसमें सारी चीजें आएंगी, आपकी पर्सनालिटी की सारे जो पहलू हैं वो निकल के आएंगे। आप उससे अपनी रोमांटिक लाइफ, अपना करियर, अपना गोल सब कुछ अलाइन कर सकते हैं। ये मतलब काफी हेल्प करती लोगों की, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपने आप को ही नहीं जान पाते सही से। तो इससे काफी कुछ हेल्प होगी। आप ये सर्च कीजिए और प्लीज अपना स्कोर देखिए। स्कोर मतलब आपको खुद के बारे में पता लगेगा, स्कोर तो बेसिकली क्या ही है। तो एक नई इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही है चीज की। तो रिचा, तो कुछ पोएट्री से हम इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहेंगे, कुछ आपकी खास पोएट्री। तो जो मैंने रिसेंटली लिखी थी, हाँ जी। तो लोग बहुत ज्यादा आपसे पूछते होंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, मतलब बचपन में तो पूछते ही थे, हाँ जी। अभी भी पूछते हैं, जब तक लाइफ खत्म नहीं हो जाती तब तक लोग पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो क्या। तो इस चीज पे मैंने लिखा था, किसी ने पूछा तुम क्या बनना चाहती हो,
एक पल को मैं इस सवाल में डूब गई, सोचते सोचते जवाब मैं ऊब गई। ये कैसा सवाल है? सवाल है या माया जाल है? जो मेरा नाम है मुझे बस वही नाम बनना है, जो खत्म ना हो वो खूबसूरत अंजाम बनना है। मैं आईसीयू का बल्ब नहीं, मैं आईसीयू का लाल बल्ब नहीं, डिस्को की रंगीन लाइट बनना चाहती हूँ। मैं बस मैं होना चाहती हूँ, खुद को तलाशना चाहती हूँ। मैं क्यों हूँ जानना चाहती हूँ, सीधी सड़क पे तिरछी चाल चलना चाहती हूँ। गिरती भी हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, फिर अकेली संभलना चाहती हूँ। जो भी राज कहीं सीने में दफन है खोलकर पढ़ना चाहती हूँ। जख्मों को कुरेदना चाहती हूँ, फिर खुद को माफ करना चाहती हूँ। मैं भली होना चाहती हूँ, कभी कभी बुरी होना चाहती हूँ। किसी की ढाल किसी की तलवार होना चाहती हूँ। मैं लोगों को उलझन में डालना चाहती हूँ, हर किसी की कहानी में अलग किरदार होना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से बस मैं होना चाहती हूँ। एक शब्द में कहूँ तो मैं बस ऋचा होना चाहती हूँ। क्या बात है ऋचा, मतलब बहुत ही अच्छी पोएट्री आप लिखती हैं, और ये तो आपने बहुत खास अभी रिसेंटली लिखी। यस। तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था आपका? इसके पीछे यही था कि मैंने कुछ भी किया हो, या हम जब किसी छोटे बच्चे को जो 5 साल का भी होता है, हाँ जी, बोलना सीखता है, तो बोलना सीखते ही हम उससे पूछते हैं कि आप क्या बनोगे बड़ा होके। क्या बनोगे? उसको कुछ जनरल टर्म्स यही है कि डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। बट इसी चीज पे मैंने पोएट्री लिखी कि एक्चुअली मैं क्या बनना चाहती हूँ। ये कोई नहीं पूछ रहा। मतलब आप क्या बनना चाहते हो, वो चीज किसी बोलते हैं ना, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, मतलब लोग किसी सुनना पोजीशन, चाहेंगे। कोई पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकती कि आप क्या बनना चाहते हो। हाँ, मतलब कि आपको लाइफ में यू एज करना अ क्या है। ह्यूमन व्हाट यू वांट। हाँ, आपकी सोल क्या चाहती है वो कोई नहीं पूछता। और ये हम 5 साल में कैसे डिसाइड कर लेंगे कि हमें आगे क्या करना है, मतलब वो भी एक फैक्टर हाँ। रहता है कि चीज़ों को लेकर। तो ऋचा, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब काफ़ी कुछ लोगों को नया जानने को मिला होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही आप करते रहिए इस फील्ड में, काफ़ी कुछ आपका नाम होगा। थैंक यू सो मच। अब आपके साथ जुड़े हैं तो नाम ही होगा। थैंक यू सो मच टीजीएल स्टूडियोज में आने का। तो गाइज, ये थी ऋचा। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड देखने के लिए टीजीएल स्टूडियोज को आज ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, और करेंगे कुछ खास बातें।